हम बात कर लेते हैं पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। तो हम जानते हैं पावर का एक जनरल फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू आई। एट टी इज इक्वल टू टी की बात करें, तो पावर का फॉर्मूला ये है V इंटू आई, और ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पर वोल्टेज, किसी भी इंस्टेंट पर करंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पावर मिल जाती है। और आप जानते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, करंट की वैल्यू है Im इंटू साइन ओमेगा टी। तो आप क्या कर दीजिए, पावर को ऐसे लिख दीजिए सजा के, Vm इंटू Im इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, Pm इंटू Vm इंटू Im इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यदि हम निकालना चाहें एवरेज, अच्छा इसको और भी सजा के लिखा जा सकता है, Im को Vm अपॉन R लिख देता हूं, तो आपको मिल जाएगा Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय R साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको Im स्क्वायर इंटू R भी लिखा जा सकता है, Im स्क्वायर इंटू R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ये इंस्टेंटेनियस पावर के फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस पावर। अब भाई इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं एवरेज, तो यहां पे हम लिखेंगे एवरेज पावर इन वन साइकिल। एवरेज पावर इन वन साइकिल, तो सेम वही फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी, जीरो से लेके टी, ये एवरेज पावर आपको मिल जाएगी। तो भाई रखिए यहाँ पे वैल्यू Vm इंटू आई एम इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है dt। सर ये क्या लिख दिया आपने, तो देखो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, डबल एंगल फॉर्मूला इसको कहा जाता है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये डबल एंगल फॉर्मूले हैं। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख दिया मैंने यहां पे, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है, तो यहां पे मैंने t से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इस अंदर के फंक्शन को, इसको 1/2 लिखा जा सकता है, 1/2 dt माइनस 1/2 कॉस, या 1/2 को ही बाहर ले लो यार, Vm इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स t, और 1 dt माइनस कॉस 2 ओमेगा t dt। इनको इंटीग्रेट करना है जीरो से कैपिटल T और मल्टीप्लाई करना है इस आगे वाले फंक्शन के साथ। तो ये भैया 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Vm इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2t, और यहाँ पे आएगा आपके पास t माइनस कॉस 2 ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2 ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। लिमिट आएगी यहाँ पे 0 से t, और यदि यहाँ पे t की वैल्यू ये ओमेगा t है, यहाँ पे वैल्यू यदि कैपिटल T के बराबर पुट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 0। यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। तो ये वाली जो टर्म है कितनी हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है आपके पास। तो हम यहाँ पे रिजल्ट लिखने वाले हैं, यहाँ पे रिजल्ट हम लिखेंगे दैट पावर एवरेज जो है, और ये आपके पास Vm Im डिवाइडेड बाय 2t इंटू t, तो t से t चला गया, आपको मिल जाता है एवरेज पावर इज इक्वल टू Vm इंटू आई एम डिवाइडेड बाय 2, Vm इंटू आई एम डिवाइडेड बाय 2। ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये एवरेज पावर इन वन साइकिल है, एवरेज पावर इन वन साइकिल। आगे फॉर्मूला हमारे पास आया है एवरेज पावर का Vm Im डिवाइडेड बाई 2। इसको और सजा के हम लिख सकते हैं
तो यहां पे हम लिखेंगे एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर। और आप ये बात ध्यान रखना कि जब भी इस चैप्टर में हम एवरेज की बात करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारा मतलब होगा कि हम एक साइकिल के एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहां पे साइलेंट है, जैसे ऋतिक में एट साइलेंट है, ऐसे यहां पर इन वन साइकिल साइलेंट है, इन वन साइकिल ये यहां पर साइलेंट है दोस्तों। तो ये वैल्यू आती है आपके पास Vm Im डिवाइडेड बाय 2। Vm क्या है? ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड है। Im क्या है? ये करंट एम्पलीट्यूड है। ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू, ये करंट की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इसको और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Im हम जानते हैं कितना होता है, Vm अपॉन R होता है, तो इसको Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R भी लिखा जा सकता है, या इसे लिखा जा सकता है इज इक्वल टू Im स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 2 भी इसे लिखा जा सकता है। ये एवरेज वैल्यू है इन कौन सा सर्किट है ये, जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर है और उसके साथ एसी सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है साहब। अब ये जो पावर है बेटा Im स्क्वायर R बाई 2, यदि इस पावर को हम डीसी की फॉर्म में यदि लिखना चाहते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे इफ वी वांट टू, ये इंपॉर्टेंट है, if we want to write power dissipated as DC form, जो क्या होता है I स्क्वायर R होता है। DC में क्या होता है, I स्क्वायर R के बराबर जो है पावर जनरेट होती है, वेस्ट होती है, डिसिपेट होती है। तो हम इस फॉर्म में यदि इस पावर को लिखना चाहते हैं देन we have to use a special value of current, a special value of current called root mean square current, root mean square current, that is called IRMS उसको कहा जाता है। तो यहां पे हम IRMS हेडिंग लिखेंगे, IRMS, और इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। अब यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये चाहते हैं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो पावर एसी में जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू से एग्जैक्ट सेम पावर उतने ही टाइम इंटरवल में जनरेट होनी चाहिए डीसी करंट के द्वारा। तो वो डीसी करंट की जो वैल्यू है वो IRMS कहलाती है। तो यहां पे हम लिखते हैं इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, यहां पे मान लेते हैं लेट्स से बाय passing IRMS current for a fixed time interval, यदि IRMS को IRMS DC करंट, डायरेक्ट करंट एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के लिए फ्लो करवाया जाता है, पास करवाया जाता है, then the same amount of heat should be produced by our AC current I, अपने AC करंट I के द्वारा भी in that same time interval, तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे एसी करंट के द्वारा डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उतनी करंट डीसी के कितने करंट के द्वारा उतने ही टाइम इंटरवल में हीट प्रोड्यूस होगी, यानी हीट बराबर हीट हमें करना है। तो एसी के लिए हीट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I स्क्वायर dt का इंटीग्रल,
ये कितने टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं, 0 से मान लिया मैंने t टाइम में मैं हीट निकालना चाह रहा हूँ AC में, AC करंट की वजह से इतना हीट उसमें प्रोड्यूस होगा, टोटल हीट इज इक्वल टू उतने ही टाइम इंटरवल में DC के द्वारा कितना हीट, उतना ही हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो मैंने मान लिया DC में IRMS करंट फ्लो होता है और R इंटू टी, हीट बराबर हीट कर दिया है, हीट इन AC, हीट इन DC। अब यहां पे आप इसको T को लिख सकते हैं आप T माइनस 0, इसको लिखा जा सकता है I स्क्वायर IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू T माइनस 0, T माइनस 0 इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे R और आएगा I स्क्वायर R dt। अब ये R जो है ये कांस्टेंट है तो इसके इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे R ऑफ इंटीग्रल ऑफ I स्क्वायर, ये अपना AC वाला करंट है दोस्तों, इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा आपके पास IRMS स्क्वायर इंटू R इंटू टी माइनस 0। अब R से जो है R कैंसिल आउट हो गया, T माइनस 0 को आप इधर ले जाइए तो आपको मिल जाता है IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t डिवाइडेड बाय t माइनस 0, डिवाइडेड बाय t माइनस 0, यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो IRMS की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप IRMS की वैल्यू निकाल सकते हैं। IRMS आपको मिल जाता है इंटीग्रल ऑफ I स्क्वायर डी टी, इंटीग्रल ऑफ I स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी फ्रॉम 0 से t, फ्रॉम 0 से t, और इस पूरी टर्म का आपको अंडर रूट लेना है। तो ये RMS करंट जो है इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो IRMS का फॉर्मूला हो गया इंटीग्रल I स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी दैट इज 0 टू t। सिमिलरली हम VRMS भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे सिमिलरली VRMS इज इक्वल टू, RMS वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये क्या है जी, RMS वोल्टेज, VRMS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ V स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय dt है ये, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt फ्रॉम 0 से t, और इस पूरे एक्सप्रेशन का अंडर रूट, ये VRMS की वैल्यू आ जाती है, ये VRMS की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपको दिया है गिवन दैट करंट की जो वैल्यू है किसी सर्किट में वो किसके बराबर है, IM साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर, साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आपको वैल्यू दे रखी है I की। और एक ये एग्जाम्पल जो है ये मैं खुद कराऊंगा आपके सामने, और एक एग्जाम्पल जो है आपको खुद को करना पड़ेगा, बिल्कुल सिमिलर है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि वोल्टेज इन द सर्किट, आपको दिया है सर्किट में वोल्टेज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये आपको वोल्टेज दिया हुआ है। तो मैं पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ RMS करंट फॉर t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू कैपिटल T, यानी कि कंप्लीट साइकिल के लिए RMS वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पे मैं लिखूंगा फाइंड RMS वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ फुल साइकिल। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस पूरे चैप्टर में अब फुल साइकिल जो है वो साइलेंट रहता है काफी सारे क्वेश्चंस में, आपको ये नहीं बोलेगा कि फुल साइकिल की बात कर रहे हैं या किस साइकिल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है। यदि कोई आपको इंटरवल नहीं दिया है सो दैट मींस कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कैपिटल T की बात की जा रही है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूं मैं आपको, ये आपको करना है, ठीक, होमवर्क। तो ये आप बताना है फाइंड VRMS फॉर कंप्लीट साइकिल। तो देख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहां पे भी साइन का फंक्शन है, यहां पे भी साइन का फंक्शन है, तो आंसर जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हमें मिलने वाला है। तो भाई हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, वी नो दैट कि RMS करंट की जो वैल्यू होती है IRMS इज इक्वल टू, वो होता है I स्क्वायर इंटू dt का इंटीग्रल 0 से लेके कैपिटल T डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt 0 से लेके t, और इन सब बातों का अंडर रूट। तो बस आप I स्क्वायर को dt के साथ लिख दीजिए, इंटीग्रल कर दीजिए। I स्क्वायर को क्या लिखेंगे, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt
का इंटीग्रल कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल T तक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt 0 से लेकर कैपिटल T तक। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका स्क्वायर रूट आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है आएगी आपके पास IRMS के बराबर। IRMS के बराबर जो है आपको आंसर मिल जाएगा। अब भाई देखो साइन स्क्वायर जो है इसको डबल एंगल फॉर्मूला से डबल एंगल में बदला जा सकता है। तो हम जानते हैं बिकॉज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये रिलेशन हम लगाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा im स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन के बाहर है। यहाँ 1/2 जो है उसको भी बाहर ले लीजिए, 1/2 को बाहर ले लीजिए और यहाँ मिलेगा आपको 1 dt माइनस कॉस 2 ओमेगा t dt, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। और नीचे क्या है आपके पास t माइनस 0 आपको मिलने वाला है और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक बात। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है t माइनस 0, बाहर क्या है im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी t बचेगा तो यहाँ पे भी t लिख देंगे, माइनस cos 2 ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा t। तो ये बनेगा आपके पास 1/2 ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा t और यहां पे लिमिट आप लगाएंगे 0 से लेकर t तक। तो ये वैल्यू हम पहले ही देख चुके हैं कि ये वैल्यू 0 के बराबर आती है। कैसे कि t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा आप पहले यहां रखेंगे तो ये बनेगा साइन 4 पाई विच इज 0, माइनस फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे यहां पे इस फंक्शन में तो मिलेगा आपको साइन 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, यहाँ पे आपको मिलेगा t माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा t माइनस 0 दैट इज t माइनस 0 और इसको t ही लिख सकते हैं। तो यहां से आप t से t को कैंसिल आउट कर सकते हैं, पूरा अंडर रूट लगा हुआ है। तो यहां से आपको मिलता है IRMS इज इक्वल टू IRMS इज इक्वल टू im का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो im बचेगा, 2 का आप अंडर रूट लेंगे तो कितना बचेगा डिवाइडेड बाय रूट 2, डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि आपके पास करंट का वेरिएशन साइनोसॉइडल है, साइन ओमेगा टी की टर्म्स में यदि करंट है आपका, साइन ओमेगा टी की टर्म्स में यदि करंट है तो आपको आरएमएस की वैल्यू मिलती है im बाई रूट 2 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, IRMS इज इक्वल टू im डिवाइडेड बाय रूट 2। और यहां पे लिख सकते हैं VRMS की जो वैल्यू होती है VRMS इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय रूट 2, VM डिवाइडेड बाय रूट 2। ये आप यहां पे लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये फॉर्मूला जो है काम आएगा। ठीक है जी। अब हम एक बात और जानते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। डोमेस्टिक सप्लाई जो आती है इंडिया में, इंडिया 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की जो है आपको सप्लाई आती है। तो ये जो 220 वोल्ट लिखा होता है बेटा, ये एसी होता है। आप समझ गया, 50 हर्ट्ज लिखा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी लिखी है, फ्रीक्वेंसी लिखी है इसका मतलब क्या है कि ये एसी करंट है। तो यहां पे आपको दिया होता है 50 हर्ट्ज और हम फ्रीक्वेंसी जानते हैं कितना होता है, ये ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर, ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, या इसको आप लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कैपिटल टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/50 सेकेंड, यानी इसका एक साइकिल को कंप्लीट होने में समय लगता है 1/50th ऑफ सेकेंड। 1/50th ऑफ सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और 220 वोल्ट का मतलब होता है आरएमएस वोल्टेज आपको दिया हुआ है। सो आरएमएस वोल्टेज जो है ये आपको दिया होता है 220 वोल्ट के बराबर, 220 वोल्ट के बराबर। तो क्या आप यहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता सकते हैं? यस। तो हम यहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ VRMS। तो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ RMS वोल्टेज, आपको मिल जाता है 1.414
इंटू 220, तो ये आप वैल्यू निकालिए। 1.41 को आप 1.4 मान सकते हैं, 1.41 को 1.4 मान सकते हैं। 0 से आप ये जो डेसिमल है इसको भी हटा सकते हैं, तो आप इसको 14 लिख सकते हैं, 0 को यहाँ पे हटा सकते हैं, यहाँ पे 22 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 280 और 28, तो ये लगभग जो है 308 वोल्ट के बराबर आंसर आपको मिल जाता है। तो पीक वोल्टेज जो होता है वो 308 वोल्ट होता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 220 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी कौन सा ज्यादा खतरनाक है, तो हम कहेंगे कि 220 वोल्ट डीसी का मतलब है कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, हमेशा 220 वोल्ट ही वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। लेकिन 220 वोल्ट यदि एसी की बात करें तो ये वैल्यू अपनी पीक वैल्यू 308 तक जा सकती है, 308 वोल्ट तक ये नुकसान कर सकती है। इसका मतलब एसी का जो करंट है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू 220 वोल्ट डीसी। तो ये सवाल हो गया आपके साथ, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।